हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, यानी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। और आज के इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो सब हमने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो आज हम आज की वीडियो के अंदर खत्म करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो, मैं अगर बात करूं ब्रॉडली, चैप्टर 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरा जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि एफ टेलर ने दिया हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको 4 के 4 प्रिंसिपल अच्छे से लर्न करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, और मेरे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 2021-2022 पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उसे बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। कई साल से बच्चे उन नोट्स को लिखकर 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा उन 4 प्रिंसिपल्स की जो टेलर ने एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है साइंटिफिक मेथड्स को ध्यान में रखकर। टेलर का यह कहना है कि बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन एक्सपर्टाइज, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपके इंस्टीट्यूशन की भाई मेरी इच्छा मेरी मर्जी, या आप जो फील करते हो, या फिर आपकी जो हिस्ट्री है उस बेसिस पर नहीं देना है। जो भी डिसीजन आपको बिजनेस में लेना है वो प्योर साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, यानी कि उसके पीछे साइंस होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। आप विदाउट साइंस कोई भी डिसीजन नहीं दोगे, ऐसा एफ टेलर का कहना है। ओके, तो ये कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, इसके हम टेक्निक जितने भी वो भी पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आज की क्लास के अंदर, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ए टू जेड प्रिपरेशन होती है क्लास डेली बेसिस पे, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, कंप्लीट सिलेबस, टर्म 1 टर्म 2, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, 1000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज और मिक्स, ये सब आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, लाइव क्लासेस भी होती हैं। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में साइंस को डाल देना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डाल देना, विज्ञान को डाल देना ही क्या है क्लास साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, कितना आउटपुट बनाना है, कितने आउटपुट के लिए कितना टाइम चाहिए, वर्कर को ट्रेनिंग कैसे देनी है, आने जाने का टाइम क्या होना चाहिए, क्लास फैटिग स्टडी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन सबके सब जो है वो कैसे होने चाहिए, साइंस। तो ये बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कहलाए जाते हैं। इनका नाम है क्लास फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, यानी एफ टेलर जो आप सुनते हो, वाज एन अमेरिकन बॉर्न 20th of March 1856। कोई उनकी डेट आपको याद नहीं करनी, नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। पेंसिल्वेनिया यूएसए में क्लास इनका जन्म हुआ, और वो फेमस हुए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्यान रखना, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल नहीं है क्लास, एफ टेलर हैं। टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इन 4 प्रिंसिपल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा इन्हें पहचानो और बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये करके सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला साइंस, यहां पे देखना क्या है क्लास, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। रूल ऑफ थंब क्या होता है क्लास, जहां पर आप अपने पावर का इस्तेमाल करते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि मैं मालिक हूं तो मैं जो बोलूंगा आप वही करोगे, और मैं जो बोलूंगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके बोलूंगा, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टाइज को रखकर मैं आपसे बोलूंगा कि आप 1 घंटे में 10 यूनिट बनाओ। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने पास्ट टाइम में 1 घंटे में 10 यूनिट बनाया, या 1 दिन में 10 यूनिट बनाया है, या 1 घंटे में 10 यूनिट बनाया। जो भी मैंने यूनिट्स बनाए हैं, जो भी काम मैंने किया है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको भी वही काम करना है, क्योंकि मैं बॉस हूँ, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास पावर है, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, आपको इतना काम करना ही करना है। ये होता है रूल ऑफ थंब। तो ये कहते हैं नहीं, रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल मत करो, आप क्या करो, साइंस का इस्तेमाल करो। हर चीज में विज्ञान लगाओ कि यार, जैसे मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने बोला है कि वर्क स्टडी को फॉलो करो। किसको, वर्क स्टडी। तो आगे हम पढ़ेंगे टेक्निक में वर्क स्टडी क्या होता है। वर्क स्टडी के अंदर ये कहते हैं 4 अलग अलग तरह की स्टडी होती है जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जैसे फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। ये अलग अलग स्टडी करो। अब इस स्टडी एक एक्सपेरिमेंट जैसा है जो हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं। आप इन स्टडी को कर कर सारे के सारे डिसीजन लो। रूल ऑफ थंब मत लगाओ, अपने एक्सपीरियंस को मत दिखाओ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपर्टाइज को अपनी पावर के हिसाब से काम मत कराओ। आप वर्कर से
उतना काम कराओ, और जो भी डिसीजन आप फैक्ट्री के अंदर बिजनेस के अंदर ले रहे हो वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, साइंस के बेसिस पे लो, विज्ञान के बेसिस पे, कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो उसका ये इफेक्ट आएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे। दैट इज कॉल्ड साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या है क्लास, मेल जोल, मिलजुल कर सबको काम करना है। डिस्कॉर्ड का मतलब अनबन, लड़ाई झगड़े, इस तरीके से चीजें नहीं रखनी, आप सबको मिलजुल कर काम करना है। मिलजुल के सब लोग मिलके काम करोगे अच्छे से तो फायदा होगा। देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक होता है वर्कर्स ग्रुप, ठीक है, वर्कर्स, और दूसरा ग्रुप होता है मैनेजर्स, वर्कर्स और मैनेजर्स। जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर्स, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। वर्कर सोचते हैं कि यार मैनेजर आता है, घूमता फिरता है, टहलता है, टहल कर निकल जाता है, हमें दिन भर काम करना पड़ता है, दिन भर हम लोग मेहनत करते हैं, हमको तनख्वाह कम मिलती है। मैनेजर आता है, बॉस की तरह आके ऑर्डर चला देता है, जैसे सारा काम खुद ही कर रहा हो, और करके निकल जाता है, तनख्वाह भी ज्यादा लेता है, हम पे हुक्म चलाता है, और हम बेचारे दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमें जो है आउटपुट कम मिलता है। समझ रहे हो बात को? तो ये वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स की थिंकिंग ऐसी है मैनेजर्स के लिए। अच्छा, मैनेजर भी क्या सोचते हैं वर्कर्स के लिए? मैनेजर सोचते हैं कि यार ये वर्कर काम धाम तो करते नहीं, रिसोर्स का वेस्ट करते हैं, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, किसी काम के लायक नहीं है, बस बहाने बना लो, छुट्टी ले लो, सैलरी बढ़ा दो, स्ट्राइक कर लो, यही सारी चीजें रहती हैं वर्कर्स में, काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करते। ये जो दोनों के बीच का नेगेटिव एटीट्यूड है भैया, वो बिजनेस को डुबा देगा। दोनों को एक दूसरे के लिए फेवरेबल सोचना चाहिए। वर्कर को सोचना चाहिए कि यार अगर ये मैनेजर नहीं होगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, ये मुझे तनख्वाह देता है। वर्कर्स को ऐसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव एक तरीके से क्लाइमेट होना चाहिए। और मैनेजर को सोचना चाहिए कि यार अगर ये वर्कर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा, वर्कर की वजह से ही तो फैक्ट्री चल रही है। जब दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो ही बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। अगर दोनों के बीच में नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो बिजनेस कभी भी अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। तो एफडब्ल्यू टेलर साहब कहते हैं कि हार्मनी, मिलजुल के काम करो, ना कि क्लास लड़ाई झगड़े करो। एग्जांपल क्लास यहां पे है शेयरिंग द गेन्स। अच्छा, अगर मान लो कि आपके बिजनेस को ज्यादा फायदा हो गया, बिजनेस को करोड़ों का फायदा हुआ, तो भैया वो फायदा थोड़ा सा वर्कर में भी बांट दो, ताकि वो मोटिवेट रहे और अच्छे से काम करे। क्योंकि आपने जो भी मुनाफा कमाया है अपने पास मत रखो, वर्कर की वजह से कमाया है, तो आप वर्कर्स को भी थोड़ा बहुत बांटो, हर लेवल में थोड़ा बहुत आप जो है प्रॉफिट्स को शेयर करो, ताकि हर किसी को अच्छा लगे कि हाँ यार हमें रिवॉर्ड मिला है, हमने मेहनत करी, तो हम आगे भी और अच्छे से मेहनत करेंगे और हमें और कंपनी रिवॉर्ड देगी, हमारा मालिक अच्छा है, हमारे साथ प्रॉफिट्स को शेयर कर रहा है। तो जब ऐसी एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग आएगी ना, तो उस सिचुएशन में कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी, ऐसा टेलर का कहना है। और इसके लिए उन्होंने एक पॉइंट बनाया, इसका नाम है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करने की बात कही है एफडब्ल्यू टेलर साहब ने। तो आप यहां देख सकते हो कि वर्कर कैसे, जो मालिक है वो कैसे देखो धमका रहा है वर्कर्स को, और यहां पे देखो सब लोग कैसे मिलजुल के काम कर रहे हैं। यही चीज है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, आपको मिलजुल के काम करना है, लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। एम्प्लॉय में और मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए क्लास? हार्मनी होनी चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। अगर सबके सब मिलजुल के काम करेंगे तो लड़ाई झगड़ा कम होगा। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजर्स, इनके बीच अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विल बी हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल बन पाएगा जब वो मिलजुल कर काम करेंगे, मैनेजर्स और वर्कर। तो उन दोनों के बीच में हार्मनी लेके आना, मैनेजर्स को फायदा होता है तो वर्कर्स के साथ शेयर करना, ये सारी चीजें क्या है क्लास? आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेशन। भैया कोऑपरेट करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेटा आपको मैंने ना हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल कराया था, अगर आपको याद हो तो, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो किसी को याद है क्लास? तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हमने क्या सीखा था कि अगर आप वर्कर को
एनकरेज करते हो कि वो हमें कोई सजेशन दे और उनके सजेशन को वेलकम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वर्कर को अच्छा लगेगा कि यार मैंने कोई सजेशन दिया तो मेरे मालिक ने मेरी बात सुनी और मेरे सजेशन को अप्लाई किया और उससे कोई फायदा होता है तो आप उस फायदे को वर्कर के साथ शेयर भी करो, उनके सजेशन के लिए उनको रिवॉर्ड भी दो। या फिर कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो वर्कर को बुलाओ, आप सारे वर्कर आ गए, उनका लीडर आ गया, बोला भाई देखो, मान लो कि अगर मैं आप वर्कर से बोलूं आज 2000 यूनिट बनाना है, तो वर्कर शायद ना बनाए। लेकिन अगर मैं वर्कर से ऐसे बोलूं, क्या हम सब लोग मिलकर 2000 यूनिट का टारगेट पूरा कर सकते हैं, क्या आप साथ दोगे, आप साथ दोगे तो हम ये पूरा कर पाएंगे, तो वर्कर को ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब सेम चीज है, सेम सेंटेंस थोड़ा अलग अलग तरीके से अगर आप बोलो तो वर्कर्स को अच्छा लगेगा, यार मालिक हमसे पूछ के ही कह रहा है, मालिक ने हमसे पूछा है, मालिक कहीं ना कहीं हमें समझता है कि हम भी कुछ है ऑर्गेनाइजेशन का, हम भी कुछ हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का, वी आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा और वो अच्छे से आपको सजेशन भी देगा और काम भी अच्छे से करेगा, मोटिवेट रहेगा, डिमोटिवेट नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कि कॉपरेट करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कभी काम ज्यादा है, मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ बेटा, केस स्टडी में ये पूछा जाता है, केस स्टडी आएगी यही सेम चीज की, बोलेगा बताओ कौन सा प्रिंसिपल्स है, तो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हालांकि केस स्टडी भी पूरी कराऊंगा, जितना आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो ना 100 में से 100 की, उससे डबल ट्रिपल मैं कराऊंगा, इस बात का वादा है कैमरे के सामने पब्लिकली। आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा भरोसा करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने पे आपका कोई चार्ज नहीं है, आप देखते जाओ एंड तक कितनी मेहनत होती है, फिर आप ही खुद आगे आने वाली जो क्लासेस है, जनरेशन है, आपके जूनियर्स हैं, आप उनको बताओगे कि सर ने कितनी मेहनत की हमारे लिए, ठीक है। विदाउट एनी क्लास फीस, नो लंच टाइम फॉर टुडे ड्यू टू हैवी लोड, अब आज बहुत ज्यादा काम है, आज कोई लंच नहीं करेगा, ये क्या बात हुई, ये तो आपने अपने बारे में सोचा कि आज ज्यादा काम है तो आप कोई लंच नहीं करेगा, ये तो आप अपने बारे में सोच रहे हो, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। सेल्फिश मत बनो। दूसरा क्या है, वेलकमिंग द एम्प्लॉय सजेशन, ध्यान रखना, अगर बच्चे बोलते हैं सर अगर मान लो कि ऐसी कोई केस स्टडी आ गई जिसमें वर्कर के सजेशन को वेलकम कर रहे हैं और ये नहीं पता कि फेयोल का है टेलर का है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट का लिखा होगा कि एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप लिखना टेलर का, अदरवाइज आप फेयोल का इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल जो है वो लिखना। तो हम वर्कर के सजेशन को वेलकम करेंगे। नो अनरीजनेबल स्ट्राइक्स, उसी सिचुएशन में वर्कर को भी, कंपनी थोड़ा घाटे में जा रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो यार बेमतलब का स्ट्राइक मत करो, थोड़ा सा वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा। जापान के लोग जो है ना अपने वर्कर्स को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, फैमिली मेंबर की तरह क्लास वर्कर्स के साथ ट्रीट करते हैं, और तब जब उनको हड़ताल पे जाना होता है तो एक ब्लैक रिबन बांध लेते हैं वो क्लास, बस हैंड्स पे ब्लैक रिबन, और वो कोई ये नहीं कि हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं करते, वो सिर्फ ब्लैक रिबन बांध के अपना साइलेंस दिखाते हैं। वो ब्लैक रिबन बंधा, इसका मतलब क्या है कि वो डिससेटिस्फाई है, वो समस्या में है, पर इसका मतलब नहीं कि वो गाली कर रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं या फिर हड़ताल पे जा रहे हैं, इस तरह से नहीं, बस ब्लैक रिबन बांध लेते हैं सब लोग, तो कहीं ना कहीं सब लोग जो है वो अनसेटिस्फाई है। तो इतना अच्छा रूल है, जापान बहुत फेमस है, इसीलिए जापान की टेक्नोलॉजी हिरोशिमा नागासाकी अटैक होने के बाद भी जापान आज डेवलप नेशन के अंदर आता है। इतनी तरक्की मतलब कैसे किया, वर्कर्स को पूछो, हमारे यहाँ वर्कर्स को लात मार के निकाल देते हैं, कुछ समझते नहीं वर्कर्स को, लेकिन वहां पे वर्कर्स को बिल्कुल फैमिली मेंबर्स, भाई बहन की तरह, दोस्त यार की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो नो उनको अनरीजनेबल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए। क्लास ये लिखा है, क्लास पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या है, जहां पे वर्कर्स की मदद करता है मैनेजमेंट, वर्कर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है मैनेजमेंट वर्कर्स और आपस में काम को बांट लेते हैं, भाई तुम्हारा ये काम है, हमारा ये काम है, हम सब मिलकर चलेंगे, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना, हम आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे, हम सब लोग मिलकर अच्छा रिलेशनशिप बना के चलेंगे ताकि बिजनेस को फायदा हो सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। दैट इज कॉल्ड पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, और जापान इसी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल को फॉलो करता है, जहां वर्कर और मैनेजर बिल्कुल भाईचारा बनाकर आपस में रहते हैं। तो ये होता है क्लास कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार होता क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे मोटे ढाबे पे चले जाएंगे और वहाँ जाकर कमियां निकालना स्टार्ट कर देंगे, अरे यार इस ढाबे का तो ये खाना अच्छा नहीं है, ये रोटी अच्छी नहीं बनी, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये दाल अच्छी नहीं बनी, चावल अच्छी नहीं बनी। भैया अच्छा खाना है तो 5 स्टार में जाओ, वहाँ आपको अच्छा मिलेगा। 5 स्टार का आप कंपैरिजन करोगे सर्विस और प्राइस दोगे ढाबे वाला, तो आपको दिक्कत तो होगी ही। तो उसी सिचुएशन में दूसरा एग्जाम्पल दो कंपनी का। अब एक सस्ता सा वर्कर हायर कर लिया आपने एक सस्ता सा वर्कर अपनी कंपनी के लिए हायर कर लिया, बिना उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखे, बस कम सैलरी लेने को तैयार है, उसे हायर कर लिया। अब आपने उसे हायर कर लिया है तो क्या होगा उस सिचुएशन के अंदर, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, फिर कुछ हो गया, अरे हमारा एम्प्लॉय अच्छे से नहीं कर रहा, हमारा एम्प्लॉय अच्छे से नहीं कर रहा। अब भैया आपने उसको ट्रेनिंग दी नहीं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ से लेकर आएगा, समझ रहे हो बात को। तो आप एम्प्लॉयज को अच्छी ट्रेनिंग दो। जैसे स्कूल वाले क्या करते हैं आजकल, स्कूल वालों ने क्या बना रखा है, सस्ते से सस्ता टीचर हायर कर लेंगे। टीचर को सैलरी कितनी देंगे भैया, 10,000 रुपए पूरे महीने की। तो टीचर
टीचर बोलेगा भाई साहब मैं 10,000 में काम कैसे करूंगा। फिर वो टीचर जब इतना अंडरपेड होकर आया है तो वो बेचारा क्या करेगा, करप्शन करेगा। कैसे करेगा, अपने स्कूल में अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, उनसे बोलेगा मेरे पास प्राइवेट ट्यूशंस में आओ, मेरे पास ट्यूशन लगवाओ प्राइवेटली, नहीं तो प्रैक्टिकल के नंबर काट लूंगा, स्कूल में जीना हराम कर दूंगा, ट्यूशन लगवा लो मेरे पास, स्कूल की फीस तो भर ही रहे हो, उससे तनख्वाह मैं ले रहा हूं, लेकिन ट्यूशन की भी फीस भरो, अगर ट्यूशन की फीस नहीं भरोगे परेशान करूंगा, टेस्ट में कम नंबर दूंगा, फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को पेपर पहले से बता के उनको हाई नंबर दिखा दूंगा और तुम लोगों को फेल कर दूंगा, प्रूफ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बोर्ड में प्रैक्टिकल में नंबर काट दूंगा मैं। ये सारी धमकी होगी कि उसे कम पैसा मिल रहा है, उसे घर बार नहीं चल रहा, तो भैया आप क्या बोलो, टीचर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसी समस्या आएंगी। यानी कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो। ये कहते हैं कि अगर आपको वर्कर का डेवलपमेंट करना है ताकि वर्कर अपनी अच्छी एबिलिटी से परफॉर्म करे, तो वर्कर की सिलेक्शन से लेकर उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा करो, उसको डेवलप करो, उसको नई नई टेक्नोलॉजी का वो दो, मतलब कि एक्सपीरियंस दो कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये चीज़ सीखो, उनको ट्रेनिंग पे भेजो, उनको मोटिवेट करो, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, उनके करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दो उनको कि आपका प्रमोशन हो सकता है, तभी तो वर्कर अच्छे से काम करेगा। अब वर्कर को अगर आप अंडर पेड करोगे, कम पैसे दोगे, अच्छी तनख्वाह नहीं दोगे, तो वर्कर कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इस पॉइंट को क्लास टेलर ने लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में तरक्की हो तो भैया वर्कर का डेवलपमेंट करना चालू करो, वर्कर को डेवलप करो ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो परफॉर्म कर सके, उनको ट्रेनिंग दो, उनके ट्रेनिंग सेशंस रखो, उनको नई नई चीज सिखाओ, तरक्की करो। ये मत डरो कि भी उनको सिखा देंगे तो वो भाग जाएगा, ऐसी थिंकिंग मत रखो, ठीक है। तो मुझे बताओ क्लास, फटाफट 4 पॉइंट, फटाफट वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में 4 के 4 पॉइंट लिख के दिखा दो। टेलर के 4 प्रिंसिपल, फेवल के 14 नहीं लिखवा रहा हूं, बट टेलर के, फेवल के भी 14 याद करा दूंगा, टेंशन ना लो, आएगा, सब प्लान बना रखा है। बट अभी एक बार सिलेबस हो जाए हमारा, एक बार टर्म 1 का, उसके बाद तो सबसे पहला क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब आते हैं कुछ टेक्निक्स के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं क्लास, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सीखने को मिला होगा। लीड लगाओ और खो जाओ वीडियो में। और आप देख ही रहे हो क्लास, आपका मतलब कि आपके सर कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। पूरा का पूरा कंटेंट बनाना, अच्छी अच्छी टॉपिक्स को उठाकर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देना कि अब आप बुक्स पढ़ोगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाकर वो आपको देना, ये सारी चीज़ें बस आपका एक लाइक, बस एक छोटा सा बटन दबाना है, हार्डली मिली सेकंड टाइम लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, सारे दोस्तों में शेयर कर देना है। इतना काम करते जाओ, देखो क्लास जी जान झोंक दूंगा आपके लिए। इस बार बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मैक्सिमम बच्चों की क्लास कोशिश करेंगे। मैं तो पूरा 100 में से 100 की तैयारी कराऊंगा आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना आउटपुट रिवर्स किया है। आप ऐसे सोच रहे हो कि वीडियो वीडियो है, जस्ट इतना सोच रहे हो, या फिर इसको सीरियसली आप पढ़ रहे हो। हालांकि आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, सिर्फ एक छोटा मोटा नेट कॉस्ट पे, लेकिन आपको सोचो यही सारी चीजें क्लास लोग कितना हज़ार रुपए खर्च करते हैं अफोर्ड करने के लिए, स्टिल वो अफोर्ड नहीं कर पाते, बच्चों का एजुकेशन मिलता नहीं। अगर आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया लिखाया है तो यार प्लीज उनके लिए कुछ करो, उनकी खुशी के लिए मेहनत करना चालू कर दो। नेक्स्ट है टेक्निक। टेक्निक क्या है क्लास, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टेक्निक जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक जो है, सबसे पहला है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप कहता है क्योंकि कोई भी इंसान सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, एक इंसान कभी भी सारे के सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो इन्होंने बोला 8 एक्सपर्ट बनाओ, एक नहीं हमें 8 एक्सपर्ट चाहिए, 8 महारथी जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल हो। 4 होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट में। बेटा प्लानिंग डिपार्टमेंट किसको कहते हैं, जिनका काम फिजिकल का काम नहीं है, बैठो दिमाग से सोचते रहो, प्लान बनाओ, गोल बनाओ, पॉलिसी बनाओ, कैसे गोल को अचीव करेंगे इसकी बात करो। और दूसरा होता है वर्किंग डिपार्टमेंट, मतलब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट कह सकते हो, ठीक है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या वर्कर्स डिपार्टमेंट। देखो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टेलर साहब कहते हैं जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इनको काम से बिल्कुल दूर रखो। भाई तुम्हारा काम नहीं है फिजिकली बैठ के मशीन पे काम करना, बैठो दिमाग लगाओ, प्लान बनाओ, पॉलिसी बनाओ, गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, ये तुम्हारा काम है। और 4 एक्सपर्ट इसके लिए जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, यानी कि जिनका काम है फिजिकली काम करना। भाई देखो तुमको दिमाग नहीं लगाना है और तुमको हाथ नहीं लगाना है किसी काम में, बैठ के प्लान करते रहो, प्लान बनाओ और इनको फ्री रखो कि आप प्लानिंग नहीं करोगे, आपका काम सिर्फ जो है वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, काम को करना है। और हर फील्ड में 1 2 नहीं
चार चार एक्सपर्ट होने चाहिए, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी चार एक्सपर्ट, और जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो फिजिकली काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए भी चार एक्सपर्ट होने चाहिए। बेटा मैं एक एक जितने भी बच्चे सुन रहे हो क्लास, जितने बच्चे सुन रहे हो, प्लीज मेरा पर्सनल आपको देखो सजेशन है, बिल्कुल अपने भाई बहन की तरह समझा रहा हूं आप सबको। प्लीज अब मैं आपको जो ये 8 के 8 पॉइंट लिखवा रहा हूं, आज की क्लास खत्म होने से पहले इसे हर एक बच्चा, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने इसे कमेंट में टाइप किया है। यकीन मानो ये पेपर में बहुत आता है, 1 1 मार्क में बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, लगभग 8 9 क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, सिर्फ इसी पॉइंट से। ठीक है, तो ये करे कमेंट में सारे लिखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा ना क्लास तो लाइक बटन दबा देना। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखना, जितने बच्चे लिखेंगे ना क्लास, सबको क्लास हर्ट मिलेगा, सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, पर प्लीज ये मुझे आप सबसे याद चाहिए, ये मुझे किसी भी कीमत पे दिमाग में चाहिए आपके। सुनो, दो डिपार्टमेंट है हमारे पास, प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट मतलब जो दिमाग का काम करते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट मतलब जो फिजिकली मशीन पे बैठकर काम करते हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का पहला एक्सपर्ट है रूट क्लर्क। रूट मतलब रास्ता, रूट क्लर्क से आप ध्यान रखना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये क्या करता है, रूट बनाता है, रास्ता। मान लो मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूं, ठीक है, और आपको यहां खड़ा करके बोल रहा हूं भाई देखो तुम्हें ऐसे जाना है, फिर ऐसे लेफ्ट लेना है, फिर आगे जाके फिर एक यू टर्न आएगा, वहां से यू टर्न लेके फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना। तो मैं आप सबको क्या कर रहा हूं, सारी बातें बता रहा हूं, रूट रास्ता दिखा रहा हूं। ध्यान समझना, मेरी कहानी याद रखना कि मैंने आपका हाथ पकड़ा और मैं आपको बोल रहा हूं भाई देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जाना है, वहां तक पहुंचना है। दैट इज कॉल्ड रूट क्लर्क। इसका काम क्या होता है, रास्ता दिखाना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। भाई पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ स्टेप दिखाना, दैट इज कॉल्ड रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करेगा, ये आपके साथ साथ चलेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, अच्छा ऐसे चल रहे हो, अच्छा यहां गलती कर रहे हो, ठीक करो, अच्छा यहां पे ऐसा नहीं करना वैसा करना है, आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। तीसरा क्या है, काम समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम कम से कम कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है काम तो समय पे कर रहे हो बट खर्चा बहुत ज्यादा कर ले रहे हो, या खर्चा बहुत कम कर रहे हो बट काम को देरी में कर रहे हो। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ाया था पहले चैप्टर में, दोनों का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो रूट क्लर्क जो है रास्ता दिखाएगा, इंस्ट्रक्शन आपके साथ चलेगा। आप याद करो, रास्ता दिखाएगा रूट क्लर्क, साथ चलेगा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या हो जाता है, क्लास जो बात देखेगा कि टाइम पे काम हो रहा है या कॉस्ट लो कॉस्ट में काम पूरा हो रहा है कि नहीं। और चौथा पॉइंट जो है वो है डिसिप्लिनरियन, यानी कि डिसिप्लिन से काम हो रहा है कि नहीं, काम करने के जो रूल रेगुलेशन है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बहुत अच्छी मूवी का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कबीर सिंह। मैंने कहा था कबीर सिंह में वो नशा करके ऑपरेशन करता है किसी इंसान का और वो ठीक हो जाता है, बट क्या ये चीज सही है, क्या उसने डिसिप्लिन मेंटेन किया, नहीं। कुछ बच्चे मेरे सोते सोते पढ़ रहे हैं, मेरे भाई बहन सोते सोते बैठ के पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में भी आ रहा है अच्छे से, बट क्या वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि डिसिप्लिन चेक करता है कि जो भी काम हो रहा है अच्छे से वो डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। आप मैकडी जाते हो, आप डोमिनोज जाते हो, तो उनका सर्व करने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। समझ रहे बात को, डिसिप्लिन में रहते हैं एकदम। डिसिप्लिन मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बताओ 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या था, रूट क्लर्क रास्ता दिखाएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क साथ साथ चलेगा, तीसरा क्या था क्लास, टाइम देखेगा, कॉस्ट देखेगा, चौथा डिसिप्लिन तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। फटाफट वीडियो पॉज करो, कमेंट में 4 हेड के नाम लिख दो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से मैं सब कुछ याद कराऊंगा आपको, पूरा सिलेबस याद कराऊंगा, 1000 से ज्यादा एमसीक्यू कराऊंगा। मैंने ठान लिया कि क्लास एकदम रेवोल्यूशन लेके आना है, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ और देखो फिर आगे होता क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट यानी कि वर्कर्स डिपार्टमेंट, वर्कर्स डिपार्टमेंट भी 4 हैं। वर्कर कंपनी में जाता है तो वर्कर को सारी चीजें मिलनी चाहिए, मशीन, रॉ मटेरियल, काम करने के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए। उसको अवेल कराने का काम किसका है, गैंग बॉस। ध्यान समझना, कहानी क्या है कि वर्कर कंपनी में गया, कंपनी में जाकर देखा कि सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं। मैं जिस मशीन पे बैठूंगा, मेरे को जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो मेरे को इनपुट चाहिए, जो मेरे को स्क्रू चाहिए या कोई अदर मेरे को कोई अटैचमेंट चाहिए, कोई सामान चाहिए, वो अवेलेबल है कि नहीं। उन सब चीजों को अवेलेबल कराना ताकि वर्कर आए सीधे काम करे। वो हेड का नाम क्या है क्लास, गैंग बॉस। तो अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो कहां जाएंगे, गैंग बॉस के पास। स्पीड बॉस क्या चेक करेगा,
काम की स्पीड क्या है? ऐसा तो नहीं वर्कर आ रहा है गप्पे मार रहा है दिन भर में धीरे धीरे काम कर रहा है, नहीं, काम स्पीड से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको चेक करने के लिए कौन सा बॉस है? स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस बेटा, रिपेयर बॉस का मतलब क्या? अगर मशीन खराब हो जाती है, कोई चीज खराब हो गई तो उसे रिपेयर करा। देखो हमारे घर पे क्या होता है, मान लो मेरे घर पे वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो मैं कंप्लेंट डालता हूँ, 2 दिन 3 दिन बाद वो आता है ठीक करता है। ऐसा कंपनी में नहीं हो सकता। कंपनी में अगर 1 घंटे के लिए प्रोडक्शन बंद रहा ना, तो तहलका मच जाता है। देखते हैं ना कभी गूगल फेसबुक यूट्यूब जब बंद हो जाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है तो ट्रेंड कर लग जाता है, पूरी वर्ल्ड में हल्ला मच जाता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो और भी जो फैक्ट्री में अगर काम 1 घंटे के लिए बंद हो गया ना, तो क्लास बहुत ज्यादा करोड़ों का नुकसान हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी काम बंद हो गया तो रिपेयर बॉस इनके इनके ऑफिस में ही बैठा रहता है। तुरंत खराब होगा तुरंत आके रिपेयर करेगा, ऐसा नहीं कि कंप्लेंट डालना पड़ रहा है, यहीं बैठा रहेगा, तुरंत आएगा तुरंत रिपेयर करेगा। तो सारी चीजें अरेंज करने का काम किसका? गैंग बॉस का। स्पीड बॉस का काम क्या? स्पीड चेक करना। रिपेयर बॉस का काम क्या है क्लास? रिपेयर करना, कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो। और इंस्पेक्टर, नाम से पता पड़ता है क्लास, इंस्पेक्ट करने वाला, क्वालिटी चेकर, ये क्या काम करता है क्लास? क्वालिटी चेक करेगा कि भैया जो प्रोडक्ट बनाया अच्छी क्वालिटी का बनाया, लो क्वालिटी का बना दिया, इन सबको चेक करने का काम किसका है क्लास? इंस्पेक्टर का। ये 4 आपको याद हो गया? ये धुंधला पड़ गया होगा, है ना? इसीलिए बोलता हूँ कमेंट में लिखा करो, जिन बच्चों ने लिखा उनको धुंधला नहीं पड़ा होगा। 3 बार 4 बार लिखना, 4 इसके आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है यहां तक? क्लास गेम्स तो आप सब खेलते होंगे, लेकिन अब पहली बार ऐसा आ रहा है क्लास अनअकैडमी में, गेम के साथ साथ क्लास कुछ क्विज होंगे जहां पे एक्सपर्ट लोग बैठेंगे और आपके क्वेश्चंस होंगे आपके पास, आप आंसर दोगे। एक तरीके से क्लास कॉम्बैक्ट की जगह आया है क्लास मेगा कॉम्बैक्ट। इसके अंदर क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए है। 11 बजे 9 से 10, 18 तारीख को है, 18 जुलाई। तो फटाफट एनरोल कर लो। फ्री में एनरोल करने के लिए मेरा कोड जरूर यूज करना, क्लास SPA10। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 2 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, 5,000 लर्नर्स को इसका फायदा मिलने वाला है, तो फटाफट एनरोल कर लो। 18 तारीख संडे को टेस्ट है, 1 से 1 बजे है क्लास 11 12 के लिए, 6 7 8 के लिए है क्लास 12 बजे। वीडियो के साथ साथ जैसे आपका टेस्ट खत्म होगा आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको चेक करने को मौका मिलेगा अपने पीर में, अपने दोस्तों में आप रैंकिंग कितनी शो कर रहे हो, और क्लास एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। तो फटाफट अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट जो है उसे जाके यूज करो और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसे डाउनलोड करो। नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। और जो सेकंड पॉइंट है वो है क्लास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? देखो हर एक ब्रांड का ना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हम कौन से रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, हम प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी को रखेंगे, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। समझ रहे भाई? हमारा स्टैंडर्ड है। अरे सर यही वाला पैकेट यही सामान का वो 100 रुपए का दे रहा है, आप 125 का दे रहे हो, तो आप महंगा क्यों दे रहे हो? भैया हमारा स्टैंडर्ड है। यही घड़ी 2,000 की है, वो भी वही टाइम बताता है, आपकी घड़ी 2 लाख की क्यों है? स्टैंडर्ड है। प्रोडक्ट की सिलेक्शन से लेकर, रॉ मटेरियल की सिलेक्शन से लेकर, भाई चाय की बात करें तो चाय अगर मान लो टी बैग्स कह लो, कोई 5 रुपए का भी आता है, कोई 50 रुपए का, कोई 500 रुपए का भी आता है। मतलब 500 रुपए की चाय, आप सोचो यार 500 रुपए की चाय में मतलब क्या होगा उसके अंदर, किसका दूध होगा 500 रुपए की चाय में? नॉर्मली गाय भैंस का दूध ही होता है, पर वहां पे चाय में किसका दूध होगा? समझ रहे हो बात को? तो यानी कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल क्या है, साइज कैसा रखेंगे, क्वांटिटी, प्राइस, हर चीज, उसको बोलते हैं क्लास हमारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड। ये हमारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है? टेलर कहते हैं बेवजह की प्रोडक्ट की अलग अलग डिवीजन मत बनाओ कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये वाला सामान बना रहे हैं, ये वाला सामान ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं। सिंप्लीफाई करो, आप एक लिमिटेड प्रोडक्ट बनाओ, 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट जो भी आप अपने झेल सकते हो। ये नहीं कि बिना मतलब कि ये क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन, ये इतना सारे क्लासिफिकेशन मत करो कि आप खुद ही कुछ काम कर ना पाओ ढंग से। तो आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें आप फिक्स करो अपने प्रोडक्ट में कि आप कैसा रॉ, देखो जैसा रॉ यूज करोगे वैसा प्राइस रहेगा, जैसी क्वालिटी दोगे वैसा प्राइस रहेगा। अगर आप अच्छा प्राइस रखते हो तो क्वालिटी भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई सस्ता बेच रहा है तो ऑब्वियस उसकी लो क्वालिटी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है और बहुत लो प्राइस से बेच रहा है। ये क्लास मिथ है। डिवीजन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में बताया कि बिना मतलब के प्रोडक्ट को ना बहुत सारे क्लासिफिकेशन मत करो, 1000 प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन मत करो, एक ही प्रोडक्ट बनाओ, बेस्ट बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट वर्क स्टडी। नेक्स्ट है क्लास वर्क स्टडी। अब ध्यान रखना वर्क स्टडी क्या है। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो मैंने उसमें लिखा था वर्क स्टडी इज द सम ऑफ फैटिग स्टडी, सम ऑफ फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी और
टाइम स्टडी। 4 तरह की स्टडी करेंगे जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी होगी, और इन स्टडीज से हम पता लगा लेंगे वर्क स्टडी को। तो वर्क स्टडी मतलब काम आपका किस तरीके से होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए क्लास ये बना हुआ है 4 के 4 स्टडी के। ऑर्गेनाइजेशन में काम आप किस तरीके से करोगे। तो फैटिग स्टडी क्या होगा, मेथड स्टडी क्या होगा, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इन चारों स्टडी को पढ़ेंगे, और इन चारों को जोड़कर जो आता है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्टडी। तो सबसे पहला फैटिग स्टडी, हिंदी में बोलते हैं थकान अध्ययन। स्टडी मतलब अध्ययन, फैटिग मतलब थकान। भाई ऑब्वियस है, कोई वर्कर अगर लंबे समय तक काम करेगा तो उसका थकना जरूरी है, वो थक जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे 6 घंटे वर्कर कई बार 12 घंटे काम करते हैं, तो वो थक जाएंगे। ये बहुत कॉमन है कि वर्कर काम करते करते थक जाता है, तो वो कितनी देर बाद उसे रेस्ट दें, और ऐसे रेस्ट पूरे 8 घंटे में कितनी बार दें, और एक रेस्ट अगर आपने दिया है तो वो रेस्ट कितने मिनट का होना चाहिए ताकि वो फ्रेश होकर दोबारा अच्छे से काम करे। जब आप भी कई बार घंटों पढ़ते हो ना, तो बीच में आप ब्रेक ले लिया करो। मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि जब आप बैठ के पढ़ रहे हो, पूरी निष्ठा से आप पढ़ रहे हो, अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे हो, तो आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, मान लो 1 घंटा, 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर दिया करो। आप थकने लग जाते हो, ब्रेक लेने के बाद आपकी परफॉर्मेंस और तेजी से बढ़ जाएगी। समझ रहे बात को, मतलब आपकी परफॉर्मेंस देखो ऐसे जा रही थी, 1 घंटे बाद दूसरे घंटे में ऐसे ऐसे जाएगी, तीसरे घंटे में ऐसे ऐसे जाएगी, और चौथे घंटे में आके आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए जब आप यहाँ ब्रेक लोगे ना, ब्रेक लेने के बाद फिर से आपका जो है वो ऐसे ही जाएगा। फिर आप 1 घंटे बाद ब्रेक लोगे तो फिर से आपका इंटरेस्ट जो ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि फटीग स्टडी में आप कितनी देर का काम दोगे, मतलब कितनी देर में ब्रेक दोगे उनको, रेस्ट इंटरवल कितने दोगे, इस चीज को इसे डिसाइड किया जाता है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, मालिक ये नहीं बोलेगा कि यार मैं 2 घंटे में थक जाता हूँ काम करते करते, भाई मैं ब्रेक 2 घंटे के बाद दूंगा। नहीं, ये क्या करना है, आपने हजारों एम्प्लॉइज को बिठा देना है, स्टॉप वॉच लेना है, घड़ी लेनी है, ठीक है, स्टॉप वॉच लेना है क्लास, घड़ी लेनी है, और स्टॉप वॉच के साथ नोट करना है कि वर्कर, हर हजारों वर्कर को बिठाओ और घड़ी लेके नोट करो कि कौन कितने देर में थक रहा है। तो एक वर्कर 2 घंटे में थक रहा है, एक वर्कर 3 घंटे में थक रहा है, एक वर्कर 2 घंटे में, एक वर्कर 3 घंटे में, एक वर्कर 4 घंटे में, एक वर्कर 1 घंटे में थक जा रहा है। और इन सारे वर्कर्स का पूरा 1000 वर्कर तक का लेकर 1000 से डिवाइड दे दो, जो एवरेज टाइम आ जाए, मान लो 2 आवर्स एक एवरेज टाइम आ गया है, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, इस एवरेज टाइम को सबके लिए अप्लाई कर दो। मतलब ये जो रेस्ट इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, इस चीज को डिसाइड करने के लिए साइंस का यूज करो, ना कि आप अपनी इच्छा से इस चीज को डिसाइड करो। तो आप क्या करोगे, हजारों वर्कर्स को लोगे, अपनी भाषा में एग्जाम्पल देके लिख सकते हो। बीएसटी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, कि आप एग्जाम्पल देकर अपनी ओन लैंग्वेज में चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। तो हजारों वर्कर को बिठाओ, स्टॉप वॉच करके देखो कौन कितनी देर में थक जा रहा है, थकने के बाद उसे रिफ्रेशमेंट टी ब्रेक देते हैं जब, तो वो फिर से कितनी देर में एक्टिव हो जा रहा है। इन सारी चीज़ों को साइंटिफिक स्टडी से आपने करना है, अपनी मर्जी से या वर्कर या फिर मैनेजर के एक्सपीरियंस से, ओनर के एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपर्टाइज से बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। किसी भी काम को करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है ये कैसे पता चलेगा, आप इस मेथड से भी काम करो, 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 सारे मेथड से काम करके देखो, जो सबसे बेस्ट मेथड है उसको वर्कर्स के लिए मैंडेट कर दो कि भाई ये सबसे बेस्ट मेथड है, सब इसी को फॉलो करेंगे। समझ रहे हो, हम टीचर्स भी क्या करते हैं, जब किसी क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, अलग अलग मेथड से निकाला जा सकता है, तो हम खुद उसको अलग अलग मेथड से निकालते हैं, और जो सबसे बेस्ट मेथड होता है उस मेथड को हम अप्लाई कर देते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है क्लास आपका सबसे बेस्ट मेथड, आप उस मेथड को अप्लाई कर दो। तो मेथड स्टडी कहता है आप वो मेथड चूज करो जिसमें समय कम और क्लास आपका खर्चा कम लगता है। तो उसके लिए मैनेजर कभी भी अपना एक्सपीरियंस यूज नहीं करेगा, आप अलग अलग मेथड से वर्कर से काम कराओ, और जिस मेथड से सबसे कम कॉस्ट लगती है आपकी, सबसे कम टाइम लगता है, आप उस मेथड को सिलेक्ट करो। ये कहता है मेथड स्टडी। टाइम स्टडी, किसी भी काम को करने का टाइम कितना होना चाहिए, फैक्ट्री में आने का टाइम, फैक्ट्री में जाने का टाइम कितना होना चाहिए, रिसेस लंच का टाइम कितना होना चाहिए, या फिर किसी प्रोडक्ट को बनाने का एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बनाते हैं, मान लो कि हम लोग मान लो रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, या फिर कोई रेस्टोरेंट में कुछ खाना बन रहा है, पक रहा है, तो कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसे बनाने के लिए कोई भी इनपुट अगर आप लेके फिनिश गुड्स बनाते हो तो उसे बनाने में एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है। कि मान लो एक दिन में भाई 200 यूनिट्स बनाना आप, है ना,
कोई कहता है एक दिन में 150 यूनिट्स बनाना, तो कितनी यूनिट बनेंगी एक दिन के अंदर एक वर्कर द्वारा, उस चीज को डिसाइड करने के लिए कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी लगेगी। आप बिल्कुल भी अपनी मर्जी से इसका डिसीजन नहीं लोगे। कैसे? अब हजारों वर्कर्स को एक साथ बिठा दो और उनको बोलो आप काम करो। हजारों वर्कर को नोटिस करो जब वो काम कर रहे हैं, हजारों वर्कर को आप देखो कि वो काम कर रहे हैं तो वो कितनी देर में काम कर रहे हैं। और कोई 2 घंटे में कर रहा है, कोई 1 घंटे में, कोई 4 घंटे में, कोई 5 घंटे में, कोई 20 मिनट में, कोई 30 मिनट में, कोई मान लो 2 घंटे में कर रहा है, फिर कोई 1.5 घंटे में कर रहा है, कोई 1 घंटे में, कोई 3 घंटे में। सबका एवरेज निकाल लो और एवरेज निकाल के मीन निकालते हैं ना, 1000 वर्कर से काम करा रहे हो तो 1000 वर्कर का टाइम जोड़ के 1000 से डिवाइड दे दो, तो आपको पता पड़ जाएगा ऑन एन एवरेज हर वर्कर उस काम को कितनी देर में करेगा। और उस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे कि भैया आपको ये वाला काम इतनी देर में ही करना है। इसको बोलते हैं आपका टाइम स्टडी। आई होप आप अच्छे से समझ गए कि टाइम स्टडी किसको कहते हैं। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन, फैक्ट्री के अंदर कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, इन दोनों को क्लासिफाई किया जाता है मोशन स्टडी से। एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्कूल में, कई बार बच्चे बिना बात के ब्रेक लेके निकल जाते हैं कि मैम मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए जा रहा हूँ। अब बाहर जाके घूमना फिरना स्कूल में अपना 10-15 मिनट कि टीचर कुछ पढ़ाएगी, यार सर दर्द कर रहा है मेरा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ किसी न किसी बहाने से। और बोलते हैं दोस्त से, भाई देख मैं जा रहा हूँ तू भी मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, थोड़ी देर बाद आइयो, तो मैम को शक हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा होता है ना, ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो आप घूम फिर रहे हो, तो वो जो घूम फिर के जो मूवमेंट कर रहे हो, क्या वो फायदे के लिए कर रहे हो, मतलब क्या वो उससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है बट जो मूवमेंट है वो अनप्रोडक्टिव है। लेकिन क्लास में बैठ के जो पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है। तो अब टीचर को पता चलेगा, अच्छा बेटा ये दोनों जाते हैं, कई देर से गए हुए हैं बहाने बना के, तो हम चलो रूल बना देंगे कि अब क्लास में एक ही बच्चा जाएगा, वो पास लेके जाएगा। कई बार छुपके निकल जाते हैं बच्चे क्लास से बाहर, टीचर पढ़ा रही है पीछे घूम के छुपके निकल गए, है ना? तो अब बच्चा जो है पास लेकर जाएगा, और 2 बच्चे एक साथ नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। वो आएगा तभी, वो आएगा पास देगा किसी और को तभी वो जाएगा। पास की चेकिंग भी करेंगे अब प्रिंसिपल साहब बाहर घूम के, है ना? ऐसे होता है ना। तो यानी कि जब लोगों को पता चल जाता है कि यार आप कुछ ना कुछ फेक कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो अनप्रोडक्टिव है, तो उसे बंद करने के लिए रूल रेगुलेशन लाए जाते हैं, नियम कानून लाए जाते हैं। फैक्ट्री में भी वर्कर को ऑब्जर्व करो, कैमरे लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे, ऑब्जर्व करो वर्कर कौन सी एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जो अनप्रोडक्टिव है, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिना बात के टाइम पास, और कौन सी एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जो प्रोडक्टिव है, जो बिल्कुल करना चाहिए। एग्जाम्पल, वर्कर सिलाई कर रहा है, उसके पास सीजर चाहिए, तो वो उठ उठ के जाता है, सीजर ढूंढता है, कहीं ना कहीं से सीजर लेके आता है, काटता है, फिर वापस देने जाता है। ऐसे करके वर्कर क्या करता है, सीजर, कभी कुछ टूल चाहिए, कभी बॉबिन केस चाहिए, कभी निडल चाहिए, कभी थ्रेड चाहिए, तो वर्कर यहाँ वहाँ जाता रहता है। तो मैनेजर ने इस मूवमेंट को हटाने के लिए क्या किया, एक प्रॉपर टूल किट उसकी कुर्सी के नीचे ही लगा दी कि बेटा देखो ये ही तुम्हारा टूल किट, इसी के अंदर सीजर है, इसी के अंदर बॉबिन केस है, इसी के अंदर आपका निडल है, इसी के अंदर सब कुछ है, थ्रेड इसी के अंदर है, तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत हो अपने यहीं बैठ के उठाओ काम करो। यहाँ वहाँ जाके जो आप मूवमेंट करते हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, वेस्टफुल मूवमेंट, उनको एलिमिनेट करो। इस चीज को बोलते हैं क्लास मोशन स्टडी। तो वर्कर्स को देखो जब वर्कर्स काम कर रहे हैं कि वो कौन सी मूवमेंट प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कौन सी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव मूवमेंट के लिए क्लास ठीक है, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कट डाउन करना है हमें, यानी कि हमें उन सारी मूवमेंट्स को नजर रखना है कि वर्कर कौन कौन सी मूवमेंट करता है। तो हम उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को सबके लिए रूल बना के उसको हटा देंगे। दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी, गति अध्ययन, कि कौन सा काम ऐसा है जो आपको करना चाहिए, कौन सा काम ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। जो करना चाहिए वो प्रोडक्टिव मूवमेंट, उससे फायदा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो कंपनी रूल बना के इसको क्या करती है क्लास, एलिमिनेट कर देगी। ऐसा टेलर साहब कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। वर्कर से काम कराना है, इसे लागू कर दो, वर्कर भाग के काम करेगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्कर से काम करो। ये सो रहा है बेचारा, है ना, तो इसे पैसे थोड़े से मिल रहे हैं, ये मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, इसे पैसे ज्यादा। रूल बना दो, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो जितना कम काम करेगा उसे कम फायदा मिलेगा। सिंपल सी बात, आप नियम कानून बना दो, ज्यादा काम करोगे ज्यादा फायदा, कम काम करोगे कम फायदा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं, फिर समझ आ जाएगा आपको डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ध्यान समझना। हम कहते हैं कि जो 100 यूनिट्स तक बनाएगा,
ठीक है, जो भी एक दिन में 100 यूनिट्स तक बनाएगा उसे हम रेट देंगे 3 रुपीज पर यूनिट, यानी उसे एक यूनिट का 3 रुपए देंगे। तो तुमको कितने रुपए मिलेंगे? 100 यूनिट बनाने वाले को एक दिन में 300 रुपए मिलेंगे, ठीक है जी। और जो अप टू, यानी कि जो अप टू 150 यूनिट्स बनाएगा, 150 यानी कि 100 से 150 यूनिट बनाएगा, उसे रेट देंगे 4 रुपए पर यूनिट। तो अगर किसी ने 150 यूनिट बना दिया तो 4 के हिसाब से इसे कितना मिलेगा? 600। तो यानी कि यूनिट सिर्फ आधा बढ़ा, लेकिन जो आपका वेज हो गया वो क्या हो गया? डबल हो गया। और जो 150 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक बनाएगा, हम उसे रेट देंगे 5 रुपए पर यूनिट। तो अगर किसी ने 200 यूनिट बनाया तो 1000 रुपए। सोचो, 150 से 200 बढ़ाया तो उसे कितना मिल गया क्लास? 1000 रुपए मिल गया। यानी कि आप जितना ज्यादा आउटपुट बनाते चले जाओगे, आपको उतना ही ज्यादा प्राइस से मल्टीप्लाई होकर पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल वेज। आउटपुट ज्यादा वालों के लिए ज्यादा। इससे क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। जो कम काम कर रहे थे वो भी ज्यादा काम करेंगे। कोई भी 100 तक नहीं बनाएगा, सबको ज्यादा पैसा चाहिए। तो लोग 110 बनाएंगे, 105, तो 100 से ज्यादा तो बनेगा ही बनेगा। जिसे और ज्यादा पैसा बनाना है वो और मेहनत से काम करेगा, और पैसा तो सबको कमाना है। हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाएगा, ताकि क्लास जो रेट से मल्टीप्लाई हो वो 5 वाले रेट से मल्टीप्लाई हो, ना कि 4 और 3 से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। यहाँ वर्कर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो जो ज्यादा कर रहा है प्रोडक्शन उसको तो पैसे मिल ही रहे हैं, जो कम कर रहा है बेचारा वो भी सतर्क हो जाएगा, यार मैं कम आउटपुट बना रहा हूँ, खेलता रहता हूँ, सोता रहता हूँ, यहाँ वहाँ देखता रहता हूँ काम करते वक्त, और कुछ और सोचता रहता हूँ, नहीं अब मैं अच्छे से काम करूंगा, मैं भी ज़्यादा आउटपुट बनाऊंगा, मुझे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर, जहाँ वर्कर जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है ज़्यादा काम करके। टेलर वॉज द ओपिनियन दैट देयर शुड बी डिफरेंशिएशन बिटवीन द एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। जो काम समय पे पूरा कर ले रहा है वो एफिशिएंट है, जो हमने टारगेट बनाया है, और जो उससे कम कर रहा है तो वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड कैसे देंगे? ज्यादा सैलरी देके, ज्यादा वेजेस सैलरी देके। और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको एक तरीके से पनिशमेंट हो जाएगा, उनको वेज कम दोगे ताकि वो आउटपुट जो है वो अच्छे से बढ़ाएं, उनको पैसा कम मिल रहा है पनिशमेंट की तरह। तो फेयर डे वर्क कैसे पता चलेगा? वेजेस पर आर का इतना वेज है और नंबर ऑफ आर वर्कर्स पर डे। तो आप कितने मतलब कि कितने घंटे आप काम कर रहे हो उसका वेजेस क्या है, और कितने घंटे आप काम करो उससे मल्टीप्लाई करके आपको रेट दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मान लो कोई 100 यूनिट बनाता है और रेट है 50 का, तो उसे 5000 मिलेगा। और जो 200 यूनिट बनाएगा तो रेट है मान लो 200 में रेट है 80 का, तो उसे 16000 मिलेगा। तो आप अगर डबल आउटपुट बढ़ाओगे तो आपका रेट जो है ट्रिपल से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप काम ज्यादा करोगे। तो ये पॉइंट इतना सिंपल है कि आप इसमें एग्जांपल देकर अच्छे से समझा सकते हो, है ना। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है मेंटल रेवोल्यूशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैनेजर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में, ये रहा मैनेजर और ये रहा वर्कर्स, इनके बीच में एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो वर्कर को सिंपल सोचना चाहिए कि यार मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं लड़ाई क्यों करूं, यार मैं काम ज्यादा करूंगा, मैं वर्क ज्यादा करूंगा तो मेरी सैलरी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा, मैं ज्यादा कमाना चाहता हूं, ज्यादा काम करूंगा। और वर्कर्स को और मैनेजर्स के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, उसको खत्म करने के लिए बनाया गया मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर साहब कहते हैं कि दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है, वर्कर सोचता है मैनेजर कुछ भी नहीं है, बस आके यहाँ आकर ऑर्डर देता है, निकल लेता है। मैनेजर सोचता है वर्कर कुछ नहीं, छुट्टी मांगता रहता है, आए दिन छुट्टी करता है, रिसोर्सेज को वेस्ट करता है, कंपनी में तोड़फोड़ करता है, आके प्राइवेट यूज के लिए चीजों को अपने घर ले जाता है। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड दोनों के बीच में, इसको खत्म करने के लिए क्लास टेलर ने सजेस्ट किया मेंटल रेवोल्यूशन, कि दोनों के बीच में क्लास कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो, कुछ सेमिनार हो, कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का हो, कुछ इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो, ताकि दोनों के बीच में एक नेगेटिव जो है ना वो खत्म हो सके। आपका कोई दोस्त अगर आपके बारे में गलत सोचता है तो आप उससे बातचीत करोगे, उसकी बात को समझाओगे, उसे मोटिवेट करोगे, भाई ऐसा नहीं है, सच बताओगे, मिलजुल के साथ में काम करोगे, तभी तो दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो यही चीज होता है क्लास मेंटल रेवोल्यूशन, जहां पे आप एक दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, आप एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सके। फाइनली चैप्टर हमने खत्म कर दिया। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं, और अपने सारे दोस्तों वीडियो शेयर भी कर देना। और कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके पूछना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और जल्दी ही इसका टेस्ट अनाउंसमेंट होगा, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लो, इसके एमसीक्यू टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।